कल्पना कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। आप डॉक्टर को अपनी समस्या बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से डॉक्टर ना तो आपकी बात को पूरी तरह से सुनता है और ना ही आपकी जांच पूरी तरह से करता है, और ऐसे में वो दवा लिखना शुरू कर देता है। तो क्या आप ऐसे में उस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर भरोसा करेंगे? शायद नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देश की आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था, जिसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है, महंगाई मापने वाली एक महत्वपूर्ण व्यवस्था से लगभग बाहर है, और अब भारत सरकार इस व्यवस्था को बदलने जा रही है। 15 जून 2026 से भारत में महंगाई को समझने और मापने के तरीके में एक बड़ा बदलाव शुरू हो रहा है। एक ऐसा बदलाव जो आरबीआई की नीतियों, ब्याज दरों, निवेश, उद्योग और आम लोगों की जेब तक असर डाल सकता है। आज हम समझेंगे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी पीपीआई क्या है, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई से कैसे अलग है, और आखिर सरकार को ये बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम अकोलिया और आप देख रहे हैं उत्तरांचल दीप। जब भी महंगाई की बात होती है, अधिकतर लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई का नाम सुनते हैं। यही वो सूचकांक है जिसके आधार पर आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी तय करता है। यदि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा सकता है। यदि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना हो तो ब्याज दरें आरबीआई कम कर सकता है। लेकिन सीपीआई आखिर मापता क्या है, ये एक सवाल है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कुछ साल पहले आप 10 रुपए में मिलने वाले बिस्किट्स आज 15 रुपए में खरीद रहे हैं, यानी ग्राहक के लिए ये कीमत 5 रुपए बढ़ गई है। इसी तरह रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को सीपीआई मापता है। आज सीपीआई को भारत में महंगाई मापने का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना माना जाता है। आरबीआई का लक्ष्य सीपीआई आधारित महंगाई को लगभग 4% के आसपास रखना है, जबकि इसकी स्वीकार्य सीमा 2 से 6% तक मानी जाती है। सीपीआई ग्राहक की जेब को देखता है, लेकिन डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स उत्पादक और थोक बाजार की कीमतों को देखता है। उदाहरण के लिए, एक किसान अपनी फसल मंडी में बेचता है, एक फैक्ट्री अपना उत्पाद डिस्ट्रीब्यूटर को बेचती है। इन स्तरों पर जो कीमतें तय होती हैं उन्हें डब्ल्यूपीआई में शामिल किया जाता है, यानी ग्राहक तक सामान पहुंचने से पहले उसकी कीमत में क्या बदलाव आया, ये डब्ल्यूपीआई बताता है। लेकिन यहीं से एक बड़ी समस्या शुरू होती है। जब डब्ल्यूपीआई बनाया गया था तब भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और विनिर्माण पर आधारित थी, लेकिन पिछले 15 से 20 वर्षों में भारत तेजी से बदला है। आज भारत की जीडीपी का 50% से भी अधिक हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सेवाएं, एयर ट्रैवल और कई अन्य सेवाएं भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि डब्ल्यूपीआई इन सेवाओं को लगभग मापता ही नहीं है, यानी अर्थव्यवस्था का आधे से अधिक हिस्सा महंगाई मापने वाली इस महत्वपूर्ण व्यवस्था से बाहर है। यही वो कारण है जिसने सरकार को नई व्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए अब प्रेरित किया है। अब आ रहा है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी पीपीआई। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स उत्पादक मूल्य सूचकांक, जिसे हिंदी में कहा जाएगा, ये केवल वस्तुओं की कीमत नहीं देखेगा बल्कि सेवाओं को भी इसमें शामिल करेगा, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सरकार ने फैसला लिया है कि 15 जून 2026 से पीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों समांतर रूप से चलेंगे। अगले लगभग 5 वर्षों तक डेटा का अध्ययन किया जाएगा और धीरे धीरे पीपीआई को प्रमुख सूचकांक के रूप में स्थापित किया जाएगा।
पीपीआई को समझने के लिए इसके 3 प्रमुख हिस्सों को पहले समझना जरूरी है। पहला हिस्सा, आउटपुट पीपीआई। मान लीजिए एक किसान पहले 100 किलो गेहूं 2000 रुपए में बेचता था। अब वही गेहूं 2200 रुपए में बिक रहा है, यानी उत्पादक को मिलने वाली कीमत बढ़ गई है। इस बदलाव को आउटपुट पीपीआई मापेगा। दूसरा, इनपुट पीपीआई। अब किसान को बीज खरीदने, खाद खरीदने, डीजल खरीदना है, बिजली का खर्च देना है। यदि इन सभी चीजों की कीमत बढ़ती है तो उत्पादक लागत भी बढ़ जाएगी। इनपुट पीपीआई इन्हीं लागतों को मापेगा। और तीसरा है सर्विस पीपीआई। यही वो हिस्सा है जो सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया है। अब बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, रेलवे सेवाएं, एयर पैसेंजर सेवाएं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस और पेंशन फंड सेवाएं भी महंगाई मापने की इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगी। भारत में पहली बार सर्विस सेक्टर को इतने व्यापक तरीके से इन्फ्लेशन मेजरमेंट फ्रेमवर्क में शामिल अब किया जा रहा है। ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पीपीआई को एक लीडिंग इंडिकेटर माना जा रहा है। सरल भाषा में समझे, यदि उत्पादन लागत बढ़ रही है तो उत्पादक अंततः कीमत ही बढ़ाएगा, और जब उत्पादक कीमत बढ़ाएगा तो वही सामान ग्राहक तक महंगा पहुंचेगा। यानी आज पीपीआई बढ़ेगा तो कुछ समय बाद सीपीआई का बढ़ना भी तय है। इसका अर्थ यह है कि आरबीआई को महंगाई का संकेत पहले ही मिल सकता है और आरबीआई समय रहते अपनी नीतियों में बदलाव कर सकती है। यही कारण है कि कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं वर्षों से पीपीआई का उपयोग कर रही है। सरकार द्वारा शामिल की गई प्रमुख सेवाएं हैं बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, एयर पैसेंजर सर्विसेज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन सर्विसेज, पेंशन फंड सर्विसेज। यानी आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अब महंगाई मापने की प्रक्रिया में शामिल होगा। और साथ ही आधार वर्ष भी अब बदल दिया जाएगा। WPI के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 रखा गया है। पहले ये 2011-12 था। वहीं CPI के लिए भी नए आधार वर्ष की दिशा में काम चल रहा है। इससे वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। WPI और PPI दोनों की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT के पास होगी, जबकि CPI की गणना नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO करता रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था बदल चुकी है और अब महंगाई मापने का तरीका भी बदल रहा है। WPI उस दौर की व्यवस्था थी जब देश मुख्य रूप से कृषि और उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज डिजिटल इंडिया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम और भी कई तरह की सेवाएं भारत की आर्थिक रीढ़ अब बन चुकी हैं। ऐसे में पीपीआई केवल एक नया इंडेक्स नहीं बल्कि भारत की बदलती अर्थव्यवस्था को समझने का नया नजरिया है। आने वाले वर्षों में यही सूचकांक आरबीआई, सरकार, निवेशकों और साथ ही उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत बन सकता है और शायद महंगाई को समझने की हमारी पूरी सोच भी बदल सकता है। नमस्कार।